हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सरडिक की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको समाप्त करा दिए थे। ठीक है, आशा है कि वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो प्रश्न रह गए हैं वो आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कराने वाले हैं। देखिए 11 तक हमने करा दिए थे, 12 आप कर लेना, ठीक है, उसी टाइप का है। 13 14 भी सेम ही है। चलो 13 और 14 से एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, बाकी का आप एक कर लेना। ओके, सेम क्वेश्चन से आपको भी तो कुछ करना आना चाहिए ना, इसीलिए हम क्वेश्चन से एक ड्रॉप कर देते हैं। जैसे कि बाकी सारे सॉल्यूशन हम ही करा देंगे तो आप क्या करेंगे, आपको भी तो लगना चाहिए ना कि हम भी प्रश्न कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 चलो मैं करा देता हूँ। देखिए इसमें कहा है वही चीज़ है कि प्रश्न 7 से लेकर 14 तक के अंडर में आ रहा है ये। तो प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। क्या करना है? आव्यूह विधि से हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें 3 समीकरण हमको निकाय दे रखे हैं। पहला दे रखा है 2x + 3y + 3z = 5। ठीक है, समीकरण निकाय फर्स्ट हो गया ये। और x - 2y + z, x - 2y + z = -4। ये समीकरण निकाय क्या हो गया आपका? सेकंड हो गया। ठीक है, और 3x - y - 2z, 3x - y - 2z = 3 हो गया। ये समीकरण निकाय हो गया आपका तीसरा। ठीक है, इनको हमें आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए आव्यूह विधि से सॉल्व करने का जो फॉर्मूला वो क्या होता है? ax = b होता है, यानी x = a इनवर्स p। तो कुल मिला के यहाँ से हमें a निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा और b, यानी ये 3 आव्यूह यहाँ पर हमें मानने पड़ेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम मानेंगे, माना a बराबर, देखिए x से गुणांक लीजिए आप, यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, यहाँ 3, यानी 2 1 3। यहाँ y का गुणांक 3, y का गुणांक -2, y का गुणांक 1, यानी 3 - 2 - 1, 3 - 2 - 1। और यहाँ z का गुणांक 3, यहाँ z का गुणांक कितना हो गया? 1, और यहाँ -2, यानी 3 1, और यहाँ पर आपका -2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से एक आव्यूह मिल गया। अब दूसरा x बराबर, देखिए x बराबर क्या आएगा? जितने इसके अंदर वेरिएबल हो रहे हैं वो x वाले आव्यूह में आएंगे कॉलम की फॉर्म में, यानी यहाँ से क्या बनेगा? एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, और x y z उसके एलिमेंट होंगे, यानी x y z। और एक होगा आपका आव्यूह b। इस b आव्यूह के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ये जो आव्यूह b होगा ये भी क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा, यानी इसमें एक कॉलम होगा ओनली। तो 5 - 4 3, इसके अंदर आएंगे 5 - 4 3, जो बराबर में कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो वैल्यूज इसके अंदर आने वाली हैं। तो इस तरीके से इन दिए गए समीकरण निकायों से हमने 3 मैट्रिक्स बना लिए। पहला a बराबर, ये किन एलिमेंटों से बना है? इन समीकरण निकायों में जो वेरिएबल्स के कांस्टेंट वो दे रखे हैं, कोफिशिएंट जो हैं, यानी एक्स वाई जेड के गुणांकों को लेके। यहाँ ने x का गुणांक 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो 2 1 3। इसी टाइप से y के गुणांक 3 -2 और यहाँ पर -1, तो 3 -2 -1। और सेम z के गुणांक 3 1 और यहाँ -2, 3 1 -2। ठीक है, और सेकंड जो मैट्रिक्स है वो किसका होगा आपका? वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। और किस एलिमेंटों से मिलकर बनेगा? वो इसके अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं x y z उनसे मिलकर बनेगा। ठीक है, और थर्ड मैट्रिक्स होगा जो इन इक्वेशंस के इक्वल में कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है उनसे, 5 - 4 3 से मिलकर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे? आव्यूह विधि से। देखिए आव्यूह विधि से सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x = a इनवर्स b। ओके, यानी आव्यूह विधि से सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आव्यूह विधि से। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? x = a इनवर्स b, ये होता है।
तो क्या चाहिए एक्चुअल में हमें, एक्चुअली हमें इस दिए गए जो मैट्रिक्स है ए, इसका क्या निकालना है, पहले व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, यानी ए इनवर्स ज्ञात करना होगा। फिर ए इनवर्स ज्ञात जब हो जाएगा तो यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे और बी की जगह बी आव्यूह लगा देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करके एक आव्यूह प्राप्त होगा कॉलम की फॉर्म में, और x की जगह पर x वाला आव्यूह लगा देंगे और कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कंपेयर करके वहाँ से x, y, z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका a इनवर्स निकालेंगे। जो हमें a दे रखा है इसका क्या निकालेंगे हम, a आव्यूह का a इनवर्स निकालेंगे। और a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ये तो आपको पता ही होगा, पिछली 2 एक्सरसाइज से आप पढ़ते आ रहे हैं। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए आव्यूह क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, ठीक है। फिर उन सहखंडों को अगर 3/3 का आव्यूह है तो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट लेके C1, दूसरे 3 एलिमेंट C2 और तीसरे 3 एलिमेंट C3 लेकर एक नया आव्यूह बनाएंगे। जो वो नया आव्यूह बनेगा वो क्या होगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ A होगा, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ A होगा, फिर A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेट A, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू लगा देंगे और डिटर्मिनेट A की वैल्यू भी निकालेंगे यहाँ से, तो उसकी वैल्यू लगा देंगे। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, A इनवर्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेट A निकालते हैं, यानी सार्डिक वैल्यू। तो सार्डिक A बराबर ये प्लस माइनस प्लस, तो +2 फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छुपा लीजिए, तो क्या बचेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें इसका इसमें, तो -2 का -2 में करेंगे +4 और माइनस आता है बीच में, और फिर -1 का 1 में करेंगे तो -1 और -1 पहले से यहाँ मौजूद है तो क्या हो जाएगा +1। ओके, उसके बाद -3, तो सेकंड आपका क्या हो गया, ये कॉलम और फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 का -2 में -2 और -3 का करेंगे 1 में तो 3। ओके, उसके बाद आपका थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट +3, तो थर्ड कॉलम गया और फर्स्ट रो छुपा लीजिए, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो 1 का करेंगे किसमें, अब हम 1 का करेंगे -1 में, तो -1 और -3 का करेंगे -2 में, तो -6 और एक माइनस में पहले से मौजूद है तो +6 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो देखिए डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 4 + 1 5, 5 2 जा 10, -3 और -2 कितना हो गया, -5, और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 3 जा 15। ओके, अब यहाँ पर 6 से माइनस करेंगे 1 को, तो क्या हो जाएगा +5 और +5 का 3 में करेंगे तो 3 5 जा 15। ओके, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, यानी डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 15 + 15 30 और +10 40। डिटर्मिनेंट कितना आ गया आपका 40 आ गया, ठीक है। किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम किस कंडीशन में ज्ञात किया जा सकता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। यदि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसका अस्तित्व होता है और फिर हम उसका A इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर अस्तित्व नहीं होगा तो फिर उसका A इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, वहाँ डिटर्मिनेंट A की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो फिर नॉट डिफाइन आ जाएगी वैल्यू A इनवर्स की, तो फिर तो ज्ञात ही नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। इस वजह से तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ गई 40। इसके बाद आगे देखिए, अब इसके निकालेंगे हम सहखंड, तो सहखंड, ठीक है। अब देखिए सहखंड निकालने के लिए 3/3 का है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी एलिमेंट की, A11, इसकी A12, इसकी A13, इसकी A21, A22, A23, ये A31, ये A32, ये A33, ये 3 क्यों है, ये 3 क्यों है, ये 3 क्यों है, ये मैं बता चुका हूँ। ये डिपेंड करता है रो और कॉलम की पोजीशन पर, यानी अगर ये जो एलिमेंट है आपका 2, ये 1 है, 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है इसलिए 1, और ये 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो इसलिए 1 और 2 इसलिए कि सेकंड कॉलम में आ रहा है, ठीक है। देखिए सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे आपके A11, ये सब एलिमेंट आएंगे, यानी A11, A12, A13,
A21 A22 A23, एक यहाँ लेते हैं A31 A32 A33, ठीक है। तो ये प्लस माइनस की फॉर्म में चलता है 3/3 का, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या साथ के साथ लगा लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, और अगर 2/2 का होता तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि 1 1 जोड़ के अगर सम संख्या आ जाएगी तो क्या आएगा प्लस, और 1 2 जोड़ के अगर विषम संख्या आएगी तो क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। मैं बता चुका हूँ आपको ये क्यों प्लस आते हैं क्यों माइनस आते हैं, उसका रीजन स्टार्टिंग में आपको सब समझा चुका हूँ। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1 1 यानी फर्स्ट रो जानी है, फर्स्ट कॉलम को छुपाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाइए। तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्या करेंगे आपस में क्रॉस, तो -2 का -2 में कितना आएगा +4, और -1 का 1 में -1, और एक माइनस पहले से +1, यानी कुल मिला के क्या आएगा, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है ना, ये स्टार्टिंग के 3 के लिए तो यही वैल्यू आती है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यही लिख लीजिए 4 + 1, यहाँ पर -2 -3, यहाँ आपका -1 + 6, ठीक है। अब यहाँ से आप आगे सॉल्व कीजिए, तो 2 1 यानी दूसरी रो छुपानी है और पहला कॉलम छुपाना है, तो दूसरी रो छुपाइए आप और पहला कॉलम छुपाइए। तो आप देखिए दूसरा रो छुपा लेंगे और पहला कॉलम छुपा लेंगे, तो कौन से 4 एलिमेंट बचने वाले हैं, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का -2 में -6, 3 का -2 में करेंगे तो क्या आएगा आपका -6, ठीक है। इसका इसमें -6 और एक बीच में आएगा माइनस, फिर -1 का 3 में करेंगे तो -3, और एक माइनस पहले से मौजूद है तो +3 हो गया। अब 2 2 यानी दूसरी रो छुपानी है और दूसरा ही कॉलम आपको छुपाना है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो बचे कौन से 4 एलिमेंट, ये जो कॉर्नर पर लिखे हुए हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का -2 में करेंगे -4, और -3 का 3 में 9, ठीक है। तो यहाँ पर आइए आप 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो छुपाइए आप और तीसरा कॉलम छुपाइए, तो ये 4 एलिमेंट बचे। अब इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का करेंगे -1 में -2, और -3 का करेंगे 3 में तो 9, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको आप कर लीजिए आगे सॉल्व। अभी तो ये भी रह गया है इधर 3 1 तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो छुपानी है और पहला कॉलम छुपाना है, तीसरी रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो 3 का करेंगे 1 में तो 3, और माइनस यहाँ पे बचा आपका -2 का 3 में करोगे तो -6, और एक माइनस पहले से तो +6 यहाँ पर आया। तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 का करेंगे 1 में 2, और 1 का करेंगे 3 में 3, यानी 2 - 3। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 2 का करेंगे -2 में -4, और 1 का करेंगे 3 में तो 3, यानी -4 -3। इस तरीके से प्रत्येक एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या निकल आए, हमारे सेकंड निकल आए। अब इन सेकंडों को क्या करेंगे, पहले 3 सेकंड बनेंगे जो आपके, वो क्या होंगे C1, दूसरे 3 C2 और तीसरे 3 C3। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो देखो ये सॉल्व होकर आपका आएगा 4 और 1 5, -2 और -3 -5, बट माइनस आ रहा है एक और, तो क्या हो जाएगा आपका +5। यहाँ 6 से जाएगा -1, तो आपका क्या हो जाएगा +5। यहाँ 6 में से -6 से +3 गए तो -3 बचा, और -1 पहले से मौजूद है तो माइनस +3 हो जाएगा आपका ये। इक्वल हो जाएगा आपका +3, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए -9 और -4, माइनस के 13, यहाँ -9 और -2, -11, और एक माइनस पहले से मौजूद है तो क्या हो जाएगा आपका +11, ठीक है। अब इधर आइए आप, यहाँ पर देखिए 3 + 2 3 + 6 9, -3 में से +2 गए तो -1 बचा, और एक माइनस पहले से मौजूद है तो +1 हो जाएगा, -4 और -3 ये हो गया आपका -7। तो अब यहाँ से जो पहले 3 एलिमेंट होंगे वो क्या बन जाएंगे आपका C1, दूसरे 3 एलिमेंट C2,
और तीसरे 3 एलिमेंट C3। अब इनसे मिलकर एक नया मैट्रिक बनेगा, वो जो नया मैट्रिक होगा ना वही क्या होगा आपका एडजॉइंट ऑफ A होगा, यानी इस आव्यूह का एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, चलिए तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, इनको लिखिए कॉलम की फॉर्म में 5 5 5 5 5 5, यहाँ +3 -13 11 +3 -13 11, और यहाँ पर 9 1 -7 9 1 -7। ठीक है, इस तरीके से ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ A आ गया, यानी इस आव्यूह का एडजॉइंट निकल आया। ठीक है, यानी A इनवर्स निकालना है हमें, तो A इनवर्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेट A। तो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या है, देखिए एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू ये है, लगाइए यहाँ पर 5 3 9 5 -13 1 और 5 11 -7 डिवाइड बाई डिटर्मिनेट ऑफ A। डिटर्मिनेट ऑफ A की वैल्यू क्या है 40, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 40। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या आ गया आपका A इनवर्स आ गया। आप इसे इस टाइप से लिख सकते हो 1/40, और यहाँ 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। ठीक है, इस तरीके से ये आपका A इनवर्स आ गया। अब हमको क्या लगाना है आव्यूह विधि से, यहाँ इनके मान निकालने हैं x y z के, तो आव्यूह विधि से सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू A इनवर्स B होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, यानी आव्यूह विधि से x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो x इज इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू क्या है, A इनवर्स की वैल्यू है आपकी 1/40, फिर यहाँ 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। ठीक है, और इनटू B की वैल्यू क्या है, देखिए B की वैल्यू है आपकी ये वाला आव्यूह, यानी 5 -4। ठीक है, और ये 3। ओके, अब यहाँ पर कीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, रो का मल्टीप्लाई होगा किसमें कॉलम में। ठीक है, रो का किसमें होता है कॉलम में होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या करेंगे फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ, और थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ, और रो की फॉर्म में ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 1/40 आप एज इट इज़ रहने दीजिए, यहाँ कीजिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 3 का करेंगे -4 में तो -12, 9 का 3 में तो 9 3 जा 27, फिर 5 का करेंगे यानी सेकंड रो का कॉलम में करेंगे अब, तो 5 का 5 में 25, -13 का करेंगे -4 में तो 13 4 जा 52, यानी 13 चौका 52, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 52, और 1 का करेंगे 3 में तो 3। ठीक है, अब थर्ड रो का कॉलम के साथ तो 5 का 5 में 25, यानी 55 25, 11 का 4 करेंगे 11 चौका 44, यानी -44, और आपका -7 का होगा 3 में तो माइनस के 7 21, यानी 21 माइनस के। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या आ गया आपका, ये आपका x इज इक्वल टू 1/40, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए इधर देखिए, तो यहाँ देखिए x की जगह पे अब लगा दीजिए x वाला आव्यूह, x का आव्यूह क्या दे रखा है x y z। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x y z इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इनको सॉल्व कीजिए आप,
तो देखिए 27 प्लस के हैं और ये 25 प्लस के हैं और ये माइनस का है, यानी इन दोनों को ऐड करके इसे माइनस कर दीजिए, या पहले इन दोनों को माइनस कर लीजिए फिर ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। तो 25 में से आपको 12 घटाने हैं तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। 25 से 12 गया तो 13 बचा, और 13 को फिर जोड़ना है भाई, प्लस के 13 बचेगा ना, प्लस के बड़े हैं, और प्लस के 13 को फिर जोड़ना है आपको 27 में, तो कितना हो जाएगा 40 यानी 40। और देखिए एक चीज़ तो रह गई, ये 140 चल रहा है ना आगे, इसे आप लिख लीजिए यहाँ पर, चलिए 1/40, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। और यहाँ आइए नीचे आप 25 और 52 इन्हें जोड़िए, तो ये आपका हो गया 77, 77, 25 और 52 77, और 77 और प्लस 3 कितना हो गया 80, यहाँ आएगा आपका 80। नीचे आइए आप देखिए यहाँ प्लस का 25 और यह माइनस का 21, तो 25 में से 21 घटा लो पहले, तो कितने बचेंगे, प्लस के 4 बचेंगे, और प्लस के 4 को जब माइनस के 44 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 40, कितना आ जाएगा, माइनस का 40। अब देखिए इस -40 का इस 1/40 का क्या हो रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1/40 का मल्टीप्लाई, और यदि बात करें ओनली 40 का, तो ओनली 40 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो कर दीजिए आप x y z, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 40 का 40 में डिवाइड करेंगे तो 1, या फिर आप लिख लीजिए 40/40, यहाँ 80/40 और यहाँ -40/40। अब इनको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए 40 से 40 कैंसिल हो गया 1 टाइम, 40 2 जा 80 2 टाइम कैंसिल हो गया, और 40 1 जा 40 1 टाइम, ठीक है। तो क्या बचता है, ये आपका बचा x y z इज इक्वल टू, यहाँ आपका बचता है 1, यहाँ आपका बचता है 2, और यहाँ -1, इतना हो गया बस। अब यहाँ से आप तुलना करके x y z की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे आप संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो देखिए x के संगत कौन हो गया 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आप एग्जाम में इस तरीके से मत लगाइएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1, तो ये आपके x y z की आ गई वैल्यू। यही तो कहा था हमसे कि इन समीकरण निकायों को आव्यूह विधि से सॉल्व कीजिए, तो आव्यूह विधि से सॉल्व करने का फॉर्मूला ये होता है, और सॉल्व करने का मीन्स क्या है, अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करा रहे हैं, इट मीन्स इन इक्वेशंस में जो भी आपके वेरिएबल आ रहे हैं ना, उनकी वैल्यू ज्ञात करना है, हल करना, सॉल्व करना, मतलब इन समीकरणों में जो भी चर राशियाँ आ रही हैं उनके मान ज्ञात करना, ठीक है। तो मान आ गए, x y z की वैल्यू x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो गया, फिनिश हो गया। ओके, 14 आप स्वयं कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है जिस टाइप के हमने पीछे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। चलिए 15 देखते हैं। तो देखिए 15 क्वेश्चन में ना सवाल तो सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दी है और थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है आपको, तो है ऐसा कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या कहा है, आइए देखते हैं। यदि a इज इक्वल टू, यानी एक हमें आव्यूह दे रखा है 3/3 का a बराबर, ठीक है, तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए, यानी a बराबर एक आव्यूह है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए, यानी ये जो हमें आव्यूह दे रखा है a बराबर 3/3 का, इसका a इनवर्स ज्ञात करवाया है हमसे, तो निकाल देंगे इसी टाइप से अभी जो हमने किया था। उसके बाद कहा है a इनवर्स का फिर प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए, यानी जो ए इनवर्स निकल के आएगा उस ए इनवर्स का यूज करके ये जो नीचे समीकरण निकाय लिखे हुए हैं इनको हल करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं।
जो भी हमें पहले गिवन है वो लिख लीजिए। दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, अभिव ए बराबर 2 - 3 5 2 - 3 5 3 2 - 4 3 2 - 4 1 1 - 2 1 1 - 2। इस तरीके से अभी दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, ए इनवर्स, ठीक है। और फिर आगे कहा है ए इनवर्स का प्रयोग करके समीकरण निकाय दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। तो देखिए समीकरण जो निकाय है वो लिख लीजिए। 2x प्लस नहीं माइनस 2x - 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 11। ये समीकरण का फर्स्ट हो गया। उसके बाद 3x प्लस 2y - 4z 3x प्लस 2y - 4z, ये समीकरण का आपका हो गया बराबर में -5। सेकंड, उसके बाद थर्ड दे रखा है x प्लस वाई - 2z x प्लस वाई - 2z बराबर -3। ये आपका समीकरण निकाय हो गया तीसरा, ठीक है। इस तरीके से ये 3 समीकरण निकाय हो गए। अब इनको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस अवयव का क्या निकालना है, सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने का तरीका आप जानते हैं। सबसे पहले इस अवयव के सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे। फिर उन सेकंडों को पहले 3 सेकंड C1, दूसरे 3 सेकंड C2 और तीसरे 3 सेकंड C3 हो जाएंगे। उनसे मिलकर एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा। वो क्या होगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए निकलने के बाद ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। और ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट ए, ठीक है। डिटर्मिनेट और ए और चाहिए तो वो अभी हम ऐसे निकाल ही लेंगे। ओके, चलिए तो देखिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेट ए निकालते हैं। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल दीजिए, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, यानी किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो। यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसका प्रसार कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करते हैं तो प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये +2। फर्स्ट कॉलम छपाना पड़ेगा, फर्स्ट रो छपाना पड़ेगा। तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। 2 का -2 में -4 और -1 का -4 में तो क्या आएगा -4 और एक माइनस यहाँ पहले से मौजूद है तो +4 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस आएगा, ऊपर वाला जो रेड कलर से माइनस लगा हुआ है ये माइनस आएगा यहाँ। और फिर एलिमेंट आएगा -3। ओके, अब देखिए फर्स्ट रो छपानी है आपको, सेकंड कॉलम छपाना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 एलिमेंट बचे इनका होगा। तो 3 का -2 में करेंगे -6 और -1 का करेंगे -4 में, तो -4 आएगा और एक माइनस पहले से है तो +4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे है आपका फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम को आपको छपाना है और +5 आपका आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छपा लीजिए। तो ये 4 एलिमेंट बचे, 3 का 1 में 3 और 1 का 2 में 2, तो 3 - 1 2 जा 2। इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 से +4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 बचा और 0 को 2 में करेंगे 0। यहाँ देखिए -6 से +4 गया तो -2 बचा और ये हो गया आपका +3 और +3 का करेंगे, यहाँ पे क्या बचा -2, इसको सॉल्व करके -2 बचा और यहाँ हो गया आपका +3, तो +3 का -2 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 से 2 माइनस करेंगे +1 बचेगा और +1 का 5 में करेंगे तो 5। यानी इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी -6 + 5 यानी -1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सहखंड A11 A12 A13 यानी 3/3 का है ये। तो पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट, ये पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ये
पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। इसी प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट की पोजीशन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो A11 A12 A13, फिर आएगा A21 A22 A23, ठीक है। यहाँ पर ले लीजिए A31 A32 A33, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस की फॉर्म में चलता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर आगे प्लस माइनस प्लस। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो पहली रो पहला कॉलम छुपाना है, तो पहली रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये चीज़ आएगी जो अंदर लिखी हुई है। तो यहीं से लिख दीजिए, टाइम बच जाएगा हमारा। ये वाली वैल्यू लिखिए -4 + 4, यहाँ पर आएगा -6 + 4, यानी जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ये लिखना है, ये बाहर वाला नहीं, ठीक है। तो -6 + 4, यहाँ आपका 3 - 2, ठीक है। तो इनका प्रसार होने के बाद ये चीज़ आ गई। अब आगे कीजिए दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो छुपाना है आपको और पहले कॉलम को छुपाना है, तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाले साइन का मतलब नहीं है कोई यहाँ पर, ठीक है। तो -3 का करेंगे -2 में, तो माइनस प्लस और 3 2 जा 6 माइनस, फिर ये 4 ही तो बचे थे, इसका हो गया इसमें। अब 1 का करेंगे 5 में, तो क्या आएगा आपका 5। अब 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे जो कॉर्नर पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 2 का करेंगे -2 में -4, -1 का करेंगे 5 में, तो 5। यहाँ 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो 2 का करेंगे 1 में 2 और 1 का करेंगे -3 में, तो -3, ठीक है। यानी 2 माइनस और 1 का -3 में, तो -3 और एक माइनस यहाँ पहले से मौजूद है, एक माइनस बीच में भी तो आता है ना, तो ये हो जाएगा आपका +3, ओके। उसके बाद यहाँ आइए आप, तो तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, -3 का -4 में, 3 4 जा +12 हो जाएगा, और -1 का करेंगे किस में, तीसरी रो पहला कॉलम, तो इसका इसमें और इसका इसमें, 2 5 जा 10। फिर यहाँ ये तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो, ठीक है, और दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 का -4 में होगा -8, ठीक है। और यहाँ पर आपका 3 का करेंगे 5 में, तो 3 5 जा -15, ठीक है। तीसरी रो दूसरा कॉलम, सही है। तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसका इसमें, इसका इसमें, यही तो आएगा, सही है। अब देखिए तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 2 का 2 में तो आ जाएगा आपका 4, और -3 का -3 में -9, और एक माइनस पहले से यहाँ पे मौजूद है, तो +9, ओके। अब ये आपका हो गया प्रसार। अब आप इनको कर लीजिए सॉल्व, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ तो आपका 4 था ये, है ना, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी यहाँ पर क्या था 6 + 4, 6 + 4 ही है, ठीक है। अब देखिए -6 से जाएगा +4, तो -2 बचेगा, -6 से +4 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, और एक माइनस का यहाँ साइन पहले से आ रहा है, तो माइनस +2 हो जाएगा आपका। 3 से जाएगा 2, तो क्या बचेगा 1। यहाँ देखिए 6 से गया 5, तो +1, लेकिन माइनस पहले से मौजूद है, तो -1, ठीक है। -4 और -5 -9, +2 और +3 +5, लेकिन माइनस पहले से मौजूद है, तो -5, ठीक है। यहाँ आइए आप, 12 में से 10 गया तो +2, -15 और +8 कितना हो गया ये आपका हो गया 23, और एक माइनस पहले से मौजूद है, तो -23 और +23। यहाँ ये 9 + 4 कितना हो गया 13, आप आ गए 13, ठीक है। तो इस तरीके से जो पहले 3 एलिमेंट हैं वो क्या होंगे आपके C1, दूसरे 3 एलिमेंट C2 और तीसरे 3 एलिमेंट C3। इनको अब कॉलम की फॉर्म में अरेंज कर देंगे, और अरेंज करने के पश्चात जो हमें यहाँ से नया आव्यूह प्राप्त होगा वो क्या होगा हमारा, इस आव्यूह का एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है।
ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सहखंडज। यहाँ ले लेते हैं, यानी सहखंडज। एडजॉइंट ऑफ ए को क्या बोलते हैं, सहखंडज। तो सहखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू रखिए आप 0 2 -1, 0 2 -1, ठीक है। यहाँ पर -1 -9 -5 -1 -9 और माइनस के 5, ठीक है। यहाँ 2 23 13, 2 23 और ये आपका हो गया 13, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए तो आ गया, अब निकालना है हमको ए इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, अभी निकालिए ऊपर, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है आपकी 0 2 -1 -1 -9 -5 2 23 30 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए। डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -1 दे नहीं रखी, निकाली है -1। अब इस -1 का क्या हो रहा है, इस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दीजिए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए -1 से जब डिवाइड करेंगे तो जितने भी एलिमेंट हैं सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि -1 है इसीलिए। तो -1 का 0 में डिवाइड करेंगे 0, -1 का -1 में करेंगे तो +1, -1 का 2 में करेंगे तो -2, -1 का +2 में करेंगे तो -2, -1 का -9 में करेंगे तो माइनस कट जाएगा +9, और -1 का 23 में करेंगे तो -23, -1 का -1 में करेंगे तो +1, -1 का -5 में करेंगे तो +5, और -1 का 13 में करेंगे तो -13, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इस आव्यूह का ए इनवर्स आ गया, यानी व्युत्क्रम आव्यूह निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इस व्युत्क्रम, इसमें ये कहा था पहले तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो ए इनवर्स आ गया। फिर इसी ए इनवर्स की सहायता से इन दिए गए समीकरण निकायों को हल कीजिए। अब इनको हल और करना है, तो देखिए अगर ये हमें नहीं दिया होता तो हम क्या करते, इसको इन समीकरण निकायों से बनाते और यही बनता। नहीं, आप देख लीजिए x के गुणांक 2 3 1 2 3 1 -3 2 +1 -3 2 +1 5 -4 -2 5 -4 -2। यानी ये जो हमें पिछले सवालों में हम क्या करते थे, समीकरण निकायों से आव्यूह बनाते थे। यहाँ हमें ऑलरेडी आव्यूह बनाया दिया है इन्हीं समीकरण निकायों से, अलग से नहीं है, क्योंकि इन्हीं के तो एलिमेंट हैं ये, ठीक है। तो कुल मिला के अब हमें क्या निकालना है, आव्यूह विधि से इनको सॉल्व करना है। तो आव्यूह विधि से सॉल्व करने का फॉर्मूला x = a इनवर्स b होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आव्यूह विधि से, तो देखिए आव्यूह विधि से होता है जो फॉर्मूला वो होता है आपका x = a इनवर्स b। तो देखिए हमारे पास a इनवर्स तो है, x नहीं है और b नहीं है, तो x यहाँ से खुद बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ से मान लेंगे x बराबर, तो x बराबर कहाँ माने, चलिए यहाँ मान लेते हैं, इसे अभी हटा दीजिए। यहाँ हम x बराबर मान लेंगे, माना x बराबर क्या हो जाएगा आपका x y z, और b बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो बराबर में कांस्टेंट वैल्यू है आपकी 11 - 5 - 3, 11 - 5 - 3। अब आप कीजिए किससे, आव्यूह विधि से। यहाँ पर आव्यूह विधि से क्या होता है, x = a इनवर्स b। तो x = a इनवर्स की वैल्यू लगाइए। a इनवर्स की वैल्यू है ये 0 1 -2 -2 9 -23, और यहाँ आपका 1 5 -13, ठीक है।
उसके बाद ए इनवर्स इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है देखिए, बी की वैल्यू है आपकी 11 माइनस 5 माइनस 3, 11 माइनस 5 माइनस 3। अब कीजिए आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो क्रॉस क्यों, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो x इज इक्वल टू, तो 0 को करेंगे 11 में 0, 1 का करेंगे -5 में तो -5, -2 का करेंगे -3 में तो +6। फिर सेकंड रो का करेंगे तो -2 का 11 में -22, 9 का करेंगे -5 में तो 9 5 जा -45, और -23 का करेंगे -3 में तो माइनस माइनस प्लस, और 23 3 जा 69। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो का कॉलम के साथ तो 1 का 11 में 11, 5 का -5 में -25, और -13 का करेंगे +3 में तो माइनस माइनस प्लस के 13 3 जा 39। इस तरीके से ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए x की जगह लगा दीजिए अब x वाला आप तो क्या है x y z, तो x y z, और यहाँ सॉल्व कीजिए इसको तो +6 से -5 गया तो आपका बचा 1। यहाँ पर आप देखिए 69 से पहले आप 45 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 10 15 और 9, ये बचेगा 24। कितना बचेगा 24, ठीक है, +24। 69 से 45 को माइनस करेंगे तो +24, और +24 से फिर 22 को माइनस कीजिए तो +2 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ तो आपका 1 बचा था, यहाँ बचेगा आपका +2। ओके, 69 से 45 माइनस किया +24, +24 से फिर 22 को माइनस किया तो +2। अब देखिए यहाँ पर 39 और यहाँ माइनस का 25, तो 39 से 25 को माइनस कीजिए आप तो कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 15 और 9 24। कितना बचेगा 24, और 24 से आप 39 से 25 गया तो +24, और +24 में फिर प्लस का 11 और ऐड करना है तो 24 में 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, इस तरीके से अब वैल्यू निकाल दीजिए x y z की, कंपेयर कर दीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, तो संगत अवयवों की तुलना से x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 35। ठीक है, इस तरीके से ये आपका समीकरण निकाय सॉल्व हो गए इस A इनवर्स की हेल्प से। ओके, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ। अब देखिए, अब इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकली दिया है। अभी तक क्या था, मैं इक्वेशन दे दी नॉर्मली 3 और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, हमने अब यहाँ पर क्या है, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 ये लैंग्वेज में दिया है। तो पहले लैंग्वेज को पढ़कर, अभी तक पिछले सवालों में हमें समीकरण निकाय दिए होते थे, जितने भी सवाल थे सभी में समीकरण निकाय दिए थे। इस सवाल के अंदर ये एक यूनिक क्वेश्चन इस टाइप का है कि इसके अंदर हमें समीकरण निकाय दिए नहीं हैं, हमें इस प्रश्न को पढ़कर समीकरण निकाय खुद बनाने पड़ेंगे, और जैसे ही समीकरण निकाय बन जाएंगे तो ये प्रश्न हो जाएगा सेम पीछे वाले प्रश्नों जैसा। ठीक है, बस नई बात ये है इस प्रश्न के अंदर कि यहाँ पर हमें समीकरण निकाय दिए नहीं हैं, खुद बनाने पड़ेंगे इस प्रश्न को पढ़ के समझ के। ओके, चलिए तो देखिए पढ़ते हैं और फिर बनाते हैं। तो देखिए एक चीज़ समझिए, इसको पढ़िए सबसे पहले क्या इसमें कहा है, और जब इसकी लैंग्वेज को हम समझ जाएंगे तो फिर आप इसको आसानी से कर लेंगे। देखिए इसमें कहा है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल, यानी 4 किलोग्राम तो प्याज है
और 3 किलोग्राम गेहूँ है और 2 किलोग्राम चावल है। इन सब का मूल्य दे रखा है, हमें कितना दे रखा है 60 रुपये तीनों का मिला के, यानी 4 किलोग्राम चावल का और 3 किलोग्राम गेहूँ का और 2 किलोग्राम नहीं 4 किलोग्राम चावल नहीं प्याज है, 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल, तीनों का कुल मूल्य दे रखा है 60 रुपये। ठीक है, और फिर आगे कहा है 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम चावल 90 रुपये के हैं। यानी अगर हम 2 किलोग्राम प्याज लें और 4 किलोग्राम गेहूँ लें और 6 किलोग्राम चावल लें तो कुल मिला के 90 रुपये के आते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं और 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम आपका क्या होगा गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल, इन तीनों का मूल्य दे रखा है 70 रुपये। यानी गेहूँ और चावल और प्याज के अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग रेट दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक का मूल्य निकालना है प्रति किलोग्राम में, यानी प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम का हमें मूल्य निकालना है प्रत्येक का किस चीज़ का, गेहूं का, चावल का और प्याज का, तीनों का 1-1 किलोग्राम का मूल्य निकालना है। आव्यूह विधि से क्या होगा, चावल कितने रुपए प्रति किलो है, गेहूं कितने रुपए प्रति किलो है और आपका क्या है प्याज कितने रुपए प्रति किलो है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तीनों का अलग अलग 1-1 किलो का रेट निकालना है, तो वो तो हमें पता नहीं है। और जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसके अंदर मैथ के अंदर हम क्या करते हैं मानते हैं। तो यहाँ देखिए मानेंगे हम, माना क्वेश्चन नंबर 16, माना 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य क्या मान लें x रुपये। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या दिया है आपका गेहूँ, तो माना 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य बराबर y रुपये। और तीसरा दे रखा है आपको चावल, तो माना 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर कितना है आपका, मान लेते हैं हम z रुपये। ठीक है, यानी हमने मान लिया जो कि 1 किलोग्राम जो प्याज है वो x रुपये की आती है, 1 किलोग्राम जो गेहूँ है वो y रुपये के आते हैं और 1 किलोग्राम जो आपका क्या है चावल वो आ रहे हैं आपके z रुपये के, ये हमने मान लिए। तो हमें इसके 1-1 किलोग्राम का ही तो रेट निकालना है, तो मेरा कुल मिला के 1 किलोग्राम प्याज का रेट निकालना है, तो वो क्या मान लिया हमने x, तो जो x का मान आएगा वही तो होगा 1 किलोग्राम प्याज का रेट, इसी प्रकार गेहूं का, इसी प्रकार चावल का। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। इसमें कहा है, प्रश्नानुसार 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल 60 रुपये के आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्नानुसार। यानी अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्या बनाएंगे, समीकरण निकाय है 1 किलोग्राम प्याज प्लस नहीं 1 नहीं 4 है शायद, कितना है 4 3 2, 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ और प्लस 2 किलोग्राम आपके क्या है चावल, 2 किलोग्राम चावल। प्रश्न में ये कहा है कि 4 किलोग्राम प्याज प्लस 3 किलोग्राम गेहूँ और प्लस 2 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है वो आपको दे रखा है टोटल 60 रुपये। तो बराबर में क्या आ जाएगा 60 रुपये, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा एक समीकरण निकाय बनेगा, क्या बनेगा देखिए 4 किलोग्राम प्याज है तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना दे रखा है प्याज का x, 1 किलोग्राम जो प्याज है वो x का आता है, तो 4 किलोग्राम कितने का आएगा 4x का, सही है। यानी 1 किलोग्राम प्याज के रेट में 4 किलोग्राम प्याज से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का x तो 4 किलोग्राम का 4x यानी 4x। ठीक, प्लस इसी प्रकार 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य y है तो 3 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 3y, प्लस 2 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है z है, हाँ नहीं 2 किलोग्राम चावल यहाँ पर है और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य दे रखा है z, तो 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा 2z और बराबर कितना 60। ये इस तरीके से समीकरण का एक बन गया। ओके,
अब दूसरा पढ़िए। दूसरी कंडीशन में कहा है कि 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूँ और 4 किलोग्राम चावल 90 रुपये के आते हैं। 2 4 6 यानी 2 किलोग्राम प्याज प्लस 4 किलोग्राम गेहूँ और प्लस 6 किलोग्राम चावल। ठीक है, कितने रुपए के आ रहे हैं? 90 रुपए के। तो यहाँ से दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? देखिए ये आपका बनेगा 1 किलोग्राम प्याज आ रही है x की, तो 2 किलोग्राम आएगी 2x की, प्लस 1 किलोग्राम गेहूँ आ रहे हैं y रुपए के, तो 4 किलोग्राम आएंगे 4y रुपए के, प्लस 1 किलोग्राम चावल आ रहे हैं z रुपए के, तो 6 किलोग्राम आएंगे 6z रुपये बराबर 90 रुपये। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब थर्ड वाली कंडीशन पढ़िए। थर्ड में क्या कहा है? थर्ड में कहा है कि 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल, 6 2 3, 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल। कितने रुपए के आ रहे हैं? 70 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हमें तीसरा समीकरण निकाय प्राप्त हो जाएगा। यानी 1 किलोग्राम प्याज x का, तो 6 किलोग्राम 6x का, प्लस 1 किलोग्राम गेहूँ y का, तो 2 किलोग्राम 2y का, और 1 किलोग्राम चावल आपका z का, तो 3 किलोग्राम 3z का, और बराबर 70। समीकरण नंबर 3। तो अब सवाल आपका हो गया समाप्त, यानी किताब से पढ़ना तो समाप्त हो गया आपका। जो भी किताब के अंदर दिया था डाटा वो हमने पढ़ के समझ के हमने वहाँ से समीकरण निकाय बना लिए। तो अब ये सवाल बन गया पीछे जैसा, क्योंकि पीछे के सवाल में क्या होता था? 3 समीकरण निकाय दिए होते थे, तो हमने यहाँ भी 3 समीकरण निकाय बना लिए और कहता था कि आप भी विधि से इन समीकरण निकायों को सॉल्व कीजिए यदि इनका अस्तित्व हो तो आप भी विधि से इन 3 समीकरण निकाय हमारे पास आ गए, इनको सॉल्व कर देना है बस। ठीक है, तो देखिए जब वहाँ पे हमें 3 समीकरण निकाय दिए होते थे तो हम क्या करते थे? वहाँ से 3 आप भी बनाते थे, एक तो a बराबर, एक x बराबर, एक b बराबर। तो यहाँ से भी बनाइए इसी प्रकार आप। तो यहाँ से आप मानोगे, हम माना a बराबर मान लीजिए, b बराबर मान लीजिए, z बराबर कुछ भी मान लीजिए आप। तो यहाँ से देखिए x से गुणांक लिए जाएंगे 4 2 6, 4 2 6। ठीक है, उसके बाद 3 4 2, 3 4 2 और 2 6 3, 2 6 3। x बराबर क्या होगा? 3 वेरिएबल आ रहे हैं इसमें, x y z, और आपका b बराबर में जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है कितनी है? 60 90 70, 60 90 70। ठीक है, अब क्या करते थे? इस दिए गए आव्यूह का क्या निकालेंगे? ये जो अब आव्यूह निकाला है इसका क्या निकालते हैं? ए इनवर्स, यानी व्युत्क्रम आव्यूह और एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए यही निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है, तो +4 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो 4 का 3 में 12, माइनस 2 का 6 में 12, फिर -3 सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो या फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे क्रॉस, 2 का 3 में 6, माइनस 6 का 6 में 36, फिर इसके बाद +2। तो थर्ड आपका कॉलम और फर्स्ट रो जाना है, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 2 का 2 में 4 और 6 का 4 में 24, यानी 4 - 24। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 12 से 12 गया 0, 0 का 4 में करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ 36 से 6 माइनस करेंगे तो माइनस के बड़े माइनस के 30, और -30 का -3 में करेंगे तो +90। यहाँ 24 से 4 गया तो माइनस के बड़े माइनस के 20 बचा, -20 का करेंगे +2 में तो माइनस का 40। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए यहाँ से आ जाएगा आपका 90 से 40 गया 50। ठीक है, डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई? +50। अब सेकंड से निकालिए।
सहखंड, सहखंड नहीं सहखंड, क्या होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कीजिए। तो पहले 3 एलिमेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये 12 माइनस 12, 6 माइनस 36, 4 माइनस 24, यानी 12 माइनस 12, ठीक है, 6 माइनस 36, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से, तब भी तो नहीं आएगा। 6 माइनस 36 और आपका 4 माइनस 24, ठीक है। जब आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन करोगे तो यही वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम छुपाना है आपको, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 9 माइनस 4। फिर उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, 12 माइनस 12, ठीक है। उसके बाद दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 4 2 जा 8 और 6 3 जा 18, 8 माइनस 18। फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो 6 3 जा 18 और 4 2 जा 12, तो 18 माइनस 12। फिर उसके बाद तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 4 6 जा 24 और 2 2 जा 4, 24 माइनस 4। और तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो इसका इसमें 16 और इसका इसमें 6, 16 माइनस 6। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 12 माइनस 12 0, 36 से गए प्लस 6, तो माइनस के बढ़े, माइनस के आपके कितने बचे, माइनस के 30 बचे, और एक माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस 30। यहाँ पर प्लस माइनस 24 से प्लस 4 गया माइनस 20, यहाँ पर आपका 9 से 4 गया 5, लेकिन माइनस आगे बचा तो माइनस 5। यहाँ पर 12 से 12 गया 0, कट गया ना ये। माइनस 18 से गया आपका प्लस 8, तो माइनस 10 और एक माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस 10। यहाँ 18 से गया 12, तो कितना बचा आपका प्लस 6, ठीक है। यहाँ पर 24 से 4 गया प्लस 20, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 20, और यहाँ पे 16 से 6 गया तो 10। ये सॉल्व हो गया। तो जो पहले 3 एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे आपके C1, दूसरे 3 एलिमेंट C2 और तीसरे 3 एलिमेंट C3। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, सहखंडज, सहखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, लिखिए 0 30 माइनस 20, 0 30 माइनस 20, माइनस 5 0 10, माइनस 5 0 10, 6 माइनस 20 10, 6 माइनस 20 10, ठीक है। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करना है, ए इन्वर्स ज्ञात करना है। इसका क्या निकालना है, ए इन्वर्स। तो देखिए ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी व्युत्क्रम आव्यूह ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट ए। तो यहाँ पर लगाइए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये वाली 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 6 माइनस 20 10 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए, उसकी वैल्यू क्या आ रही है प्लस 50, प्लस 50, ठीक है। इस तरीके से ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स आ गया, अब आव्यूह विधि से इनको सॉल्व करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, तो देखिए फिलहाल यहाँ से इसको हटा दें। अब बस यहाँ इक्वेशन बनाना मेन था। आप क्वेश्चन को पढ़कर केयरफुली आप इक्वेशन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद बना लीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब निकालेंगे हम आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि से
ये होता है आपका फॉर्मूला x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, देखो जो अपॉन में 50 लिखा है उससे हम लिख लेंगे आगे 1/50, और ये आपको हो जाएगा 0, 30, -20, -5, 0, 10, 6, -20 और ये आपका 10 इंटू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमने अभी बनाई थी, हमने हटा दी है, यानी क्या होता है उसमें बराबर वाली वैल्यू आती है, यानी जो रेट दिए थे वो आएंगे, ठीक है। रेट चलो किताब से ले लेते हैं, जो बी की वैल्यू थी वो यहाँ थी, वो मैंने मिटा दी, ध्यान नहीं रहा तो चलिए। और जो बराबर में जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी वो क्या रहे थे, वो जो हमें 3 समीकरण निकाय बनाते ना, वो बराबर में उनके जो रेट थे वही तो था बी बराबर। भाई बी बराबर क्या था, बी बराबर था जो उनके रेट दिए थे, यानी आप देख लीजिएगा, नहीं तो बी बराबर था आपका 60, 90 और 70, 60, 90 और 70 यही होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू आप लगा दीजिए 60, 90 और 70। अब यहाँ पर आप कीजिए इनका मल्टीप्लाई रो का कॉलम में, एवरी रो का कॉलम के साथ। तो देखिए, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 1/50 एज इट इज, इसका इसमें तो 0 को करेंगे 60 में 0, -5 का करेंगे 90 में, -5 का 90 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 450, ठीक है, माइनस के 450 वो भी, ठीक है। उसके बाद 6 का करेंगे 70 में, 6 का 70 में, तो ये हो जाएगा आपका 6, 4, 6, 7 जा 42, ये 420 प्लस का 420, ठीक, फर्स्ट रो का हो गया। अब सेकंड का कीजिए आप, तो 30 का करेंगे आप 60 में, तो 6, 3 जा 18, यानी ये आएगा आपका 1800, ठीक है। उसके बाद इसका इसमें तो 0 और -20 का 70 में करेंगे तो माइनस के 7 दूनी 14, यानी 140, ठीक है, 140 नहीं 1400, तो 0 है ना। उसके बाद थर्ड रो का कीजिए आप, इसका इसमें तो 6 का कीजिए आप 2 में, 6, 2 जा माइनस के 12, क्योंकि -2 का करेंगे -6 + 6 में तो -12, और 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 00, यानी माइनस के 1200। 10 का करेंगे आप 90 में, तो 1 का कीजिए आप, 9 का कीजिए 1 में, तो +9 और 1 0 1 0 2 0 प्लस 10 का करिए आप 70 में, तो ना आएगा 700। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करके आपका दोनों रो और उसका मैट्रिक्स का आ गया। अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, तो देखिए यहाँ x की जगह x की वैल्यू लगाइए, x की वैल्यू क्या थी, x y z बराबर 1/50, सॉल्व कीजिए। देखिए 420 और यहाँ माइनस के 450, तो माइनस के 450 से 420 गया, तो ये आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा यहाँ से 30, वो भी माइनस का, 1400 में से गए 1800, यानी माइनस के 1400 प्लस 1800 कितने बचे, और ये आपके बचेंगे 400, वो भी प्लस के, ये आपके 700 और प्लस के 900 कितने हो गए 1600, और 1600 में से गए 1200, ये आपके कितने बचे, यहाँ बचा आपका, यहाँ भी आपका 400 बचा, ठीक है, और 900, 700, 1600 में से 1200 गए 400, इतना आ गया। अब ये भी जो 50 है, 50 का आप इसमें कीजिए डिवाइड, क्या ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रेट कभी माइनस में नहीं आता, प्लस का आना चाहिए ना। तो ये -30 चेक करिए, -30 कैसे, यहाँ पर आए अगर हम पीछे तो 450 में से घटाए 420, तो -30 बच रहा है यहाँ, तो ठीक है। और आगे बढ़े, पीछे चलते हैं, तो यानी ये -30 आया कैसे, हमने फर्स्ट का किया है, फर्स्ट रो का कॉलम में मल्टीप्लाई किया है, यानी यहाँ मिस्टेक आ रही है, इसमें कहीं गड़बड़ हो रही है आपकी फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो को चेक कीजिए आप, इसको यानी इसका इसमें जब मल्टीप्लाई किया है ये तो ठीक है, लेकिन ये तो 60 सही है, दे रखा है बुक में, यहाँ इसको चेक कीजिए आप, इस रो को, यानी 0 - 5 6 को चेक कीजिए, 0 - 5 6 को, 0 - 5 6, ये कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके, 0 - 5 6, यानी एक तो ये आपका 0, ये चेक करना है आपको, यानी 0 कहाँ से आया है, ये वाला 0 कहाँ से आया है,
ये है पहला एलिमेंट, यानी ये चेक करना है हमें, ठीक है। एक तो 0 और फिर इसके बाद ये वाला -5 है ये, ठीक है, ये वाला ये चेक करना है, और ये 6 यानी ये वाला, ये 3 चेक करने हैं हमें, ये 3 वैल्यू हमारी ठीक हैं या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये 12 - 12 0 ही आएगा, यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, लेकिन माइनस है तो -5, और ये 18 - 12 ये भी 6, ये भी ठीक है। अब इससे पीछे जाने के लिए हमें वो आव्यूह चाहिए जो हमने बनाया था, वो आव्यूह हमने हटा दिया। अब देखिए वो आव्यूह कैसे बनाएं, चलो उस आव्यूह को किताब से मैं बना के चेक कर लेता हूँ एक बार। वो आव्यूह क्या बनेगा आपका, वो आव्यूह बनेगा आपका 4 3 2 4 3 2 2 4 6 2 4 6 4 3 2 2 4 6 और ये 6 2 3 6 2 3, यानी ये ए बराबर जो आप भी स्टार्टिंग में था ना, ये वो है। अब ये एलिमेंट इससे चेक कीजिए, यानी एक तो हमें ये 1 1 चेक करना है, तो 1 1 यानी पहली रो और पहला कॉलम गया, तो क्या इसका इसमें 12 - 2 6 12 0 ही आएगा, 0 आ रहा है, यानी ये तो ठीक है अभी तक। आगे अब हमें ये चेक करना है 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो, ठीक है 2 1 है ना, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे। तो 3 का करेंगे आप 3 में 9 माइनस 2 का करेंगे आप 2 में 4, तो 9 से 4 जाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा। और ये कौन सा है आपका 2 1 है तो माइनस आएगा आगे, ये तो ठीक है -5 आ रहा है, सही है। अब आपको लास्ट एलिमेंट ये चेक कीजिए 3 1, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, ये चीज़ गई। तो ये 4 एलिमेंट बचे, 3 का 6 में 18 माइनस 4 का 2 में 8, तो वो आपका 18 से 8 जाएगा तो ये आपका 10 आएगा। और आपका ये तीसरी रो पहला कॉलम है तो प्लस आएगा, तो 18 - 12 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ आ रहा है हमारा 18 - 8, यही मिस्टेक हुई है हमसे। ये चीज़ क्या होगी यहाँ पे मिस्टेक, क्योंकि देखिए ये वही तो आव्यूह है ए जो हमने समीकरण निकायों से निकाला था। तो ए बराबर यहाँ तीसरी रो पहला कॉलम आप चेक कीजिए, तीसरी रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट, 3 का 6 में 6 तिया 18 और 4 दूनी 8, 18 में से 8 जाएगा 10 बचेगा आपका प्लस का, यानी ये मिस्टेक यहाँ पकड़ी गई है। 18 - 8 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 8, और 18 में से जब 8 जाएगा तो आपका यहाँ पे बचेगा प्लस का 10, कितना बचेगा प्लस का 10, ये मिस्टेक हुई है, इसी वजह से हमारा वहाँ माइनस का आ रहा है। यानी यहाँ पे 6 की जगह क्या आएगा आपका, 6 की जगह आएगा आपका 10, यहाँ भी 6 की जगह क्या आएगा आपका 10, ओके। तो यहाँ भी 6 की जगह क्या आएगा आपका 10 हो जाएगा, ओके। अब देखिए, और जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 60 में 0, -5 का 90 में करेंगे यही आएगा, और 10 का करेंगे 70 में, तो ये आपका आएगा 10 का 70 में करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 700, बाकी ठीक है। अब आगे सॉल्व कीजिए, 450 में से 700 को आप घटाइए तो कितना बचा, ये आपका बचा 450 में 700 गए तो ये आपका बचा 250, यानी 250, यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका ये 250 आएगा, प्लस का 250, ठीक है। अब आगे सॉल्व कीजिए इसको, यानी x की जगह यहाँ पे x की जगह क्या आ गई x y z, यहाँ ले लेते हैं, तो x y z। अब देखिए 50 का भाग देंगे 250 में, तो 0 से तो 0 कट जाएगा भाई, 250 में 50 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, बचा 25, तो 5 25 5 बार गया, यहाँ 0 से 0 कट गया,
एक जीरो तो कट गया, 40 बचा, और 40 में जब आप 5 से भाग दो तो 5 अट्ठे 40, 8, यहाँ जीरो से जीरो कट गया, 40, वही 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब यहाँ से आप संगत अवयवों की तुलना कर दीजिए, संगत अवयवों की तुलना से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5। ये x क्या है, ये रेट है, रुपए है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 रुपये, y की वैल्यू 8 रुपये और z की वैल्यू भी 8 रुपये। यानी x क्या था, 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे अतः 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य क्या माना था x, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 रुपये, यानी प्याज जो है 1 किलोग्राम 5 रुपये की आ रही है। अतः 1 किलोग्राम क्या था दूसरा, गेहूँ, गेहूँ का मूल्य क्या माना था हमने y, और y का क्या आ रहा है 8, तो 8 रुपये के 1 किलोग्राम क्या आ रहे हैं गेहूँ। और अतः 1 किलोग्राम चावल, चावल की अगर हम बात करें तो चावल क्या माना हमने z है ना, और ये भी क्या आ रहा है आपका 8, यानी 8 रुपये। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम जो प्याज है वो 5 रुपये की आ रही है, और 1 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये के, और आपके 1 किलोग्राम चावल भी 8 रुपये के। अब एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो 4.6 का आपका क्वेश्चन नंबर है ये 16। 4.6 क्वेश्चन नंबर 16, 5, 8, 8, 5, 8, 8। ठीक है।